हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया, मजे में। चल देखो बेटा, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम टॉपिक का नाम, उसका नाम सुनना बेटा एक बार। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कल की क्लास में बेटा अपन प्रीवियस क्लास के अंदर अपन डिस्कशन किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट solubility of gas in liquid and the factors which affect the solubility of gas in liquid. Clear? Listen. First of all, we take an example of a solution in which gas is present in liquid. Listen. Example is oxygen in water. Oxygen in water, or we can say carbon dioxide in carbonated beverage. In carbonated beverage. So these both two are examples of gas in liquid. So these both type of solution will form a solution in which gas is present in liquid. देखो बेटा, इधर जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन इन वाटर की, then this is an example of gas in liquid. या मैं बात करता हूँ बेटा CO2 पर, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड बेवरेज। कार्बोनेटेड बेवरेज का मीन्स क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब कैसे बेटा आपके कार्बोनेटेड बेवरेज है। तो इन सब के अंदर क्या रहता है? इन सब के अंदर आपके क्या प्रेजेंट रहेगी बेटा? गैस इन लिक्विड। देख लो आप, CO2 इज अ गैस, O2 gas in water. तो O2 gas, water means liquid. That means example किसका हो गया बेटा आपका? गैस इन लिक्विड का। ये हो गया बात आपको। When O2 is present in water, or we can say CO2 gas present in carbonated beverage, this is an example of gas in liquid. Clear? अब आपको मेन बेटा बात करनी है यहाँ पर तो फैक्टर्स which affect this process. कि जब मैं गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करता हूँ बेटा, इन दिस प्रोसेस which factor affects, इस प्रोसेस को बेटा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात आपको? तो आज का डिस्कस करने वाले अपन व्हेन आई डिसॉल्व अ गैस इन अ लिक्विड इन दिस प्रोसेस which factor affects, इस प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्लियर? सुनिए बेटा ध्यान से। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सुनिए बेटा, नंबर 1 नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट ऑफ फैक्टर बेटा आपका नेचर ऑफ गैस। पहला फैक्टर कौन सा बेटा? नेचर ऑफ गैस। Factors affect this process. पहला फैक्टर कौन सा बेटा? नेचर ऑफ गैस। कि जब मैं बेटा किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो इस प्रोसेस पर गैस का नेचर कैसा है ये भी एक बहुत बड़ा अपना इफेक्ट दिखाता है। जब मैं किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं, इस प्रोसेस पर गैस का नेचर कैसा है इस बात का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे, एक बात सुनना ध्यान से। एक्चुअली बेटा अपन गैसेस को दो कैटेगरी बता रहे हैं यहाँ पर कि गैसेस की दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक कैटेगरी कौन सी है? इजीली लिक्विफाइड गैसेस, और नंबर 2 वी कैन से परमानेंट गैसेस। मोस्टली बेटा अपन गैसेस की दो कैटेगरी बना सकते हैं। एक कैटेगरी कौन सी बेटा? इजी लिक्विफाइड गैसेस, और सेकेंडरी है बेटा आपके परमानेंट गैसेस। क्या मतलब है? ध्यान से सुनो इसको।
some gases are easily liquefied gases. Some gases are easily liquefied gases. Liquefied का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसी गैसें जो इजीली बेटा आपके गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. Those gases which can easily convert into gaseous state to liquid state are called easily liquefied gases. Simple है बिल्कुल. Those gases which can be easily convert into gas state to liquid state are called easily liquefied gases. And the examples are ammonia. Then we can say SO2. Then I can say H2S, HCl. These all are easily liquefied gases. That means क्या बेटा? These gases can be easily converted into gaseous state to liquid state. Clear? Second one, permanent gases. We can say not easily liquefied. Not easily liquefied. अब सुनिए बेटा, कुछ गैसेस ऐसी होती है जो इजीली लिक्विफाई नहीं होती है. कुछ गैसें ऐसी होती है बेटा जो इजीली लिक्विफाई नहीं होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैसें क्या है? गैसेस स्टेट में रहना ही पसंद करती है. ये गैसें क्या होती है बेटा? आपका गैसेस स्टेट में रहना ही पसंद करती है. दैट मीन्स वो आपके लिक्विड स्टेट में आना नहीं चाहती है. तो ऐसी गैसेस को अपन परमानेंट गैसेस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी गैसेस को परमानेंट गैसेस भी बोलते हैं. एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा मैं, एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको यहाँ पे N2, O2, H2. These all are permanent gases. या बहुत ही इजी लिक्विफाई नहीं होती है. ये मोस्टली आपको गैसेस स्टेट में मिलेगी. आपको ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पसंद नहीं करती है. इसलिए इनको क्या कह सकते हैं बेटा? परमानेंट गैसेस या नॉट इजीली लिक्विफाइड गैसेस बोल सकते हैं. क्लियर हो गई बात आपको? तो गैसेस की दो कैटेगरी बेटा, इजीली लिक्विफाइड और नॉट इजीली लिक्विफाइड. इजीली लिक्विफाइड का मतलब ऐसे गैसेस जो इजीली आपके गैस स्टेट से किसका कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? आपके लिक्विड स्टेट के अंदर. और सेकंड कैटेगरी कौन सी है बेटा? परमानेंट गैसेस की. तो परमानेंट गैसेस जो है बेटा आपके इजीली गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती है. ये मोस्टली कौन से स्टेट में रहना पसंद करती है बेटा? आपके गैस स्टेट में रहना पसंद करती है. ठीक है, बात हो गई कैटेगरी की. अब अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा, कैसे कैसे फर्क पड़ेगा. अब सुनिए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि अगर मैं एक कंटेनर लिया मैंने, सुना ध्यान से बेटा, एक कंटेनर लिया मैंने, इसके अंदर डिसॉल्व कर लिया मैंने, इसके अंदर डाला मैंने सॉल्वेंट, मान लिया वाटर. क्लियर? अब अगर मैं जो गैस मैंने डिसॉल्व कर रहा हूं इसके अंदर, अब इस वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जो गैस डिसॉल्व कर रहा हूं, अगर ये गैस इजीली लिक्विफाइड गैस है, अगर ये गैस बेटा इजीली लिक्विफाइड गैस है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? आपके हाई होगी. तो इजीली लिक्विफाइड गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? हाई होती है, हाईली सॉल्युबल. और जो परमानेंट गैसेस है बेटा उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? वेरी लो. कैसी होती है? वेरी लो. तो ध्यान रखना है कि आप जो गैस ले रहे हो उसका नेचर भी अपना बहुत बड़ा फैक्टर दिखाएगा. कि अगर आप इजीली लिक्विफाइड गैस ले रहे हो, अगर आप इजीली लिक्विफाइड गैस सॉल्युबल कर रहे हो तो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी बेटा ज़्यादा होगी. और अगर आप जो गैस ले रहे हो बेटा, अगर वो परमानेंट गैस है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे H2O2 N2, इसमें कौन सा बताया था मैंने आपको? HCl, SO2, अमोनिया. तो अगर आप H2O2 N2 गैस को डिसॉल्व करना चाहोगे तो बेटा वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगी सॉल्वेंट के अंदर, बिकॉज ये कैसी गैसेस है बेटा? परमानेंट गैसेस है. क्लियर हो गई बात बेटा आपको? तो नेचर ऑफ गैस पर का भी बहुत ही बड़ा अपना इफेक्ट पड़ता है कि आप किस टाइप की गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, उस गैस का नेचर कैसा है. ये बात समझना आपको? तो जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका नेचर भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा. सिंपल. क्लियर हो गई बात आपको बेटा? इजीली लिक्विफाइड गैस हाईली सॉल्युबल, परमानेंट गैस वेरी लो सॉल्युबल.
ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। अब सुनिए बेटा दूसरी बात, दूसरा फैक्टर जो बेटा इसको अफेक्ट करता है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो कल भी अपने डिस्कस किया था बेटा कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं बेटा, आपने पोलार सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं बेटा आपके नॉन पोलार, यहाँ पर कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनना, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, इसके अंदर वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके अंदर क्या बता रहे हैं आपको? बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। अब सुनिए बेटा, अगर आप जो सॉल्वेंट ले रहे हो बेटा अगर वो पोलार है, अगर आप जो सॉल्वेंट ले रहे हो बेटा अगर वो पोलार है, वन सेकेंड, सॉरी बेटा, लिसन। हाँ, मैं बात करता हूँ बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। तो मैंने कल भी बात की थी बेटा कि सॉल्वेंट आर ऑफ टू टाइप्स, पोलार सॉल्वेंट एंड नॉन पोलार सॉल्वेंट्स। पोलार सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको बेटा? वाटर एंड अल्कोहल। और नॉन पोलार सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको बेटा? बेंजीन और ईथर, और भी होते हैं। अब सुनिए, अगर आप बेटा पोलार सॉल्वेंट यूज करते हो, अगर आप पोलार सॉल्वेंट यूज करते हो और उसके साथ अगर आप पोलार गैस यूज करते हो, अगर आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेते हो बेटा? कि सॉल्वेंट तो मैंने ले लिया पोलार, और सल्यूट कौन सा ले लिया आपने? पोलार गैस। क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? आप देखो, अपन क्या कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड ये रहा, देखो लिक्विड कौन सा ले रहा हूं मैं? पोलार सॉल्वेंट। और गैस कैसे ले रहा हूं बेटा मैं? पोलार गैस। तो अगर आप सॉल्वेंट लेते हो पोलार और सल्यूट भी लेते हो पोलार, मतलब पोलार गैस लेते हो, इस कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे बेटा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी विल बी हाई। अब पोलार गैसेस कौन कौन सी बेटा ध्यान रखना है आपको? पोलार गैसेस आपके H2S, अमोनिया, HCl, ये सब कैसे कैसे बेटा? पोलार गैसेस है। अब अगर बात करते हैं आपके कि अगर आप पोलार सॉल्वेंट के साथ में, अगर आप पोलार सॉल्वेंट के साथ में कैसी गैसेस लेते हो बेटा? नॉन पोलार गैसेस लेते हो। नॉन पोलार गैसेस कैसे, कौन कौन सी? H2, O2, N2, ये सब कैसी गैसेस है बेटा? नॉन पोलार गैसेस है। तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी आपकी? वेरी लो। कैसे होगी बेटा आपके? वेरी लो। तो ध्यान रखना है कि आप सॉल्वेंट कैसे लेते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है बेटा। अगर आप पोलार सॉल्वेंट लोगे, अगर आप पोलार सॉल्वेंट लेते हो बेटा और उसके अंदर गैसेस भी कैसे लेते हो? पोलार गैसेस लेते हो, तो हाईली सॉल्युबल होगी। और इसके ऑपोजिट साइड में अगर आप सॉल्वेंट तो लिया आपने पोलार, और अगर आपने सल्यूट मतलब कौन सी गैस ले ली, अगर आपने नॉन पोलार गैसेस ले ली बेटा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी? लो। क्योंकि आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिमिलर नेचर्स वालों में सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? हाई होती है। तो जब गैस भी पोलार और सॉल्वेंट भी पोलार, सॉल्युबिलिटी भी हाई। दूसरी साइड देखो बेटा, सॉल्वेंट पोलार बट गैस कैसे ले रहा आप? नॉन पोलार, तो सॉल्युबिलिटी विल बी लो। सिंपल, पोलार पोलार ज्यादा सॉल्युबल, पोलार नॉन पोलार लेस सॉल्युबल। क्लियर? सेकंड फैक्टर अपना पूरा हो गया बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? चलिए बेटा थर्ड फैक्टर की बात करते हैं अब अपन। थर्ड फैक्टर में देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या था बेटा अपन? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ध्यान से देखना बेटा इधर, when we dissolve a gas in liquid, it is always a exothermic process. It is always a exothermic process. So according to
ली Chatelier's principle for increasing solubility of gas in liquid, we have to provide low temperature. और इस बेटा एक बार स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर आपको समझाता हूँ। देखो बेटा सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। When we dissolve a gas in liquid, जब भी बेटा मैं किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो ये प्रोसेस हमेशा ऑलवेज कैसा होता है बेटा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी मैं किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं बेटा, तो दिस प्रोसेस इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है बेटा, हमेशा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अपन को पता है बेटा कि जब प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ, हीट या एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। जब भी प्रोसेस कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या शो करता है कि प्रोसेस के अंदर हीट या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब भी मैं किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो इस प्रोसेस में हमेशा क्या होगा बेटा, आपके हीट या एनर्जी रिलीज होगी। जरूरी बात है आपको। अब सुनिए, अब क्या कहता है ली शटले, कभी बात की थी अपन ने। अब क्या कहता है बेटा ली शटले, ध्यान से सुनना। कल अपन ने पढ़ा था ली शटले क्या कहता है बेटा कि जैसा प्रोसेस चाहता है वैसा उसको सपोर्ट करो। तो प्रोसेस क्या चाहता है, ध्यान से देखना बेटा। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक। मतलब प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। मतलब प्रोसेस हीट बाहर निकाल रहा है। दैट मीन्स क्या है, वो अपना टेम्परेचर बेटा लो करना चाहता है, तभी तो हीट बाहर निकाल रहा है। प्रोसेस या सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, हीट बाहर निकाल रहा है। हीट बाहर क्यों निकाल रहा है, बिकॉज सिस्टम क्या चाहता है, प्रोसेस क्या चाहता है, अपना टेम्परेचर लो करना चाहता है। उसको सपोर्ट करो। कैसे, आप भी टेम्परेचर लो कर दो। आप भी क्या करते हो, टेम्परेचर लो कर दो। तो अगर प्रोसेस या सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है बेटा, तो आपको टेम्परेचर लो कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे, प्रोसेस को सपोर्ट करोगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी विल बी हाई होगी। ध्यान रखना। तो जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, टेम्परेचर लो करना पड़ता है। ये कौन कहता है बेटा, ली शटले कहता है। कौन कहता है, ली शटले कहता है। ठीक है, तो आपको चलना है बेटा प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो वापस सुन लो, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो क्या कहता है ली शटले का प्रिंसिपल, कि जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए आपको टेम्परेचर लो कर देना है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो, अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर क्या कर देना है बेटा, लो कर देना है। और इसके ऑपोजिट अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तब क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्लियर हो गई बात बेटा आपको। तो सिंपल चीज है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। ये बात कौन कहता है बेटा, ली शटले प्रिंसिपल कहता है। कौन कहता है, ली शटले प्रिंसिपल। क्लियर होगी बात बेटा आपको। तो ध्यान रखना, गैस एंड लिक्विड के लिए एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जब भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस हमेशा कैसा आता है बेटा, एक्सोथर्मिक ही होता है। ये प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा। हमेशा अपन को टेम्परेचर कम ही करना पड़ेगा। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो ही करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर लो करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात बेटा आपको। चलो देख लो एक बार इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला और लास्ट बेटा फैक्टर जो है वो बेटा आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ
प्रेशर, ध्यान से सुनना बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में किसने बताया है? तो ध्यान से सुनिए बेटा कि when we dissolve a gas in liquid, when we dissolve a gas in liquid, on increasing pressure solubility of gas will increase. On increasing pressure solubility of gas in liquid will increase. ये बात कौन बोलता है बेटा? हेनरी लॉ बोलता है। कौन बोलता है बेटा? हेनरी लॉ। लॉ आ गया बेटा आपके सामने, आपने लॉ आ गया, नाम क्या उसका बेटा? हेनरी लॉ। क्या नाम उसका? हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ किसके बारे में बेटा? ये हेनरी लॉ को ये बताता है कि जब अपन गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस कंडीशन में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनना बेटा। हेनरी लॉ कहता है M प्रोपोर्शनल P। हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा? M प्रोपोर्शनल P, जहां पर M क्या बेटा आपका? अमाउंट ऑफ गैस, एंड P है बेटा आपका प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑन गैस। P क्या बेटा आपका? प्रेशर ऑन गैस। ध्यान से सुनिए पहले लॉ सुनिए एक बार। According to Henry law, the solubility of gas, या फिर अमाउंट भी बोल सकते हैं, the amount of gas या the solubility of gas dissolved in a liquid is directly proportional to pressure of the gas, in equilibrium with liquid, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। तो सुनिए कैसे लगेगा। मान लिया बेटा कि कंटेनर है जिसमें बेटा आपके क्या फिलअप किया हुआ बेटा? आपके लिक्विड फिलअप है। क्या फिलअप बेटा आपका? कोई लिक्विड फिलअप है। अब मैं कोई गैस ले रहा हूं बेटा और इस गैस को इस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो मैं गैस ले रहा हूं और इस गैस को इस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं। अब बात आ रही है बेटा कि इस गैस का कितना अमाउंट इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, उसका अमाउंट डिपेंड करेगा बेटा कि ये गैस जो है बेटा, इस गैस पर प्रेशर कितना है, इस गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा बेटा, ये गैस उतनी ही ज्यादा इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। तो द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। इस गैस पर कितना प्रेशर है, जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा बेटा इस गैस पर, इस गैस का अमाउंट इस लिक्विड में उतना ही बढ़ता जाएगा। इस गैस का अमाउंट इस लिक्विड में उतना ही बढ़ता जाएगा। ये बेटा अपना क्या है? हेनरी लॉ है। देख लीजिए इसको एक बार। देखा बेटा आपने इसको हेनरी लॉ को? तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट बताया मैंने आपको, और ये हेनरी लॉ का बेटा क्या हो गया? एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया M प्रोपोर्शनल P। ले लोगे बेटा, जहां M क्या है? अमाउंट ऑफ गैस, एंड P क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ द गैस। इजी था, बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे जैसे अपन गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा, इस गैस का अमाउंट इस लिक्विड के अंदर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स गैस पर प्रेशर बढ़ाने से गैस की क्या बढ़ जाती है बेटा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। इसीलिए अपन इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, S प्रोपोर्शनल P। तो M प्रोपोर्शनल P बोलो या बेटा S प्रोपोर्शनल P बोलो, एक ही बात है। जहां S क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक ही बात है। चाहे M लिखो चाहे S लिखो, S प्रोपोर्शनल P भी हेनरी लॉ ही है बेटा, और M प्रोपोर्शनल P बोलो तो भी क्या है बेटा आपका? हेनरी लॉ ही है। तो देख लीजिए इधर कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ जाएगी बेटा? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ये हो गई बात बेटा आपको। अब सुनिए आगे, देखो अब देखिए बेटा, अपन को पता है बेटा जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट लगा दें यहाँ पर k। तो k क्या हो गया यहाँ पर? एक कांस्टेंट। m क्या हो गया बेटा? अमाउंट ऑफ गैस, एंड p क्या हो गया बेटा आपका? प्रेशर
ऑफ गैस, द प्रेशर ऑन गैस। ये आपका हो गया बेटा हेनरी लॉ। ठीक है, अब सुनिए आगे। एट द सेम टाइम, जब हेनरी ने अपना स्टेटमेंट दिया बेटा, उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट आया था, नाम था उसका डाल्टन। क्या नाम था उसका? डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? m प्रोपोर्शनल p नहीं, उसने बोला बेटा x प्रोपोर्शनल p। क्या बोला उसने? x या chi भी बोलते हैं, chi प्रोपोर्शनल p। जहाँ chi का मतलब क्या बेटा? यहाँ पर इसका मतलब बेटा मोल फ्रैक्शन है। क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? chi क्या है बेटा यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन। एंड p क्या है यहाँ पर बेटा? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर की जगह क्या वर्ड बोला उसने बेटा? पार्शियल प्रेशर। तो सुनिए बेटा, डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसने अमाउंट की जगह क्या वर्ड यूज किया बेटा? डाल्टन ने क्या कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसने अमाउंट की जगह क्या वर्ड यूज किया बेटा? उसने अमाउंट की जगह वर्ड यूज किया बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या यूज किया? मोल फ्रैक्शन। उसने क्या कहा? डाल्टन ने बोला बेटा कि मोल फ्रैक्शन, क्या बोला उसने बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये गैस का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन वो बेटा क्या है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? गैस के पार्शियल प्रेशर पर। गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो गैस के लिए अपन प्रेशर को पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, कुछ अलग नहीं है बेटा। पार्शियल प्रेशर बोलो चाहे प्रेशर बोलो, एक ही बात है। तो ध्यान से सुनना, डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने ये बोला किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन, उसने अमाउंट वर्ड यूज नहीं किया, उसने क्या वर्ड यूज किया बेटा? उसने कहा कि गैस का मोल फ्रैक्शन किसी भी लिक्विड के अंदर उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने क्या स्टेटमेंट लिखा बेटा? काय प्रोपोर्शनल p। तो बेटा बात वही है घुमा फिरा के, बस उनसे टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन में आपको पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन में क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन में क्या है बेटा? एक कंसंट्रेशन टर्म है। और कंसंट्रेशन का मतलब एक तरह से क्या होता है बेटा? अमाउंट ही तो होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरह से अमाउंट ही तो होता है ना। तो बात वही कही उसने, बट टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी उसने। मोल फ्रैक्शन क्या, उसने m की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लिया? बट क्या टर्म यूज कर लिया उसने? काय। तो बात वही है बेटा। तो काय प्रोपोर्शनल p कहा डाल्टन ने। अब सुनो आगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट लगा दिया मैंने यहाँ पर k डैश p। यू गेट डाल्टन का स्टेटमेंट। अब हेनरी के लॉ को इससे मॉडिफाइड करके मैं बताता हूँ बेटा आगे आपको। देखो क्या हुआ कि k जो होता है बेटा 1/k डैश इक्वल्स टू kh। 1/k डैश इक्वल्स टू kh। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, काय इक्वल्स टू p इक्वल्स टू काय/k डैश। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? p इक्वल्स टू kh। यह आपका बेटा मॉडिफाइड हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। p इक्वल्स टू kh, जहाँ kh क्या है बेटा? आपका हेनरी कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर बेटा? kh हेनरी कांस्टेंट है। तो तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ पर सुनो बेटा, सबसे पहले हेनरी ने क्या बताया? m प्रोपोर्शनल p। m प्रोपोर्शनल p का मतलब क्या होगा बेटा? अमाउंट ऑफ गैस जो होता है बेटा, वो गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल से हटा क्या लगा दिया मैंने? कांस्टेंट लगा दिया k। स्टेटमेंट क्या बन गया? m इक्वल्स टू kp। फिर क्या कहा मैंने आपको? कौन आया? डाल्टन आया। डाल्टन ने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ गैस नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होता है बेटा, वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटा क्या लगा दिया यहाँ पर? कांस्टेंट क्या लगाया? k डैश। दोनों को मिक्स करके एक मॉडिफाइड फॉर्म दिया गया बेटा हेनरी लॉ का। वो क्या दिया गया बेटा कि 1/k डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? kh के। तो मैंने इसको क्या कर दिया? k डैश नीचे लिख दिया। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया? x/k डैश। और 1/k डैश किसके इक्वल है? kh के। तो मेरा स्टेटमेंट क्या बन गया? p इक्वल्स टू khx। और ये बेटा ये भी स्टेटमेंट क्या है? किसका है? ये मॉडिफाइड हेनरी लॉ का। p इक्वल्स टू khx। तो ये भी हेनरी लॉ का ही है इक्वेशन बेटा, और ये भी हेनरी लॉ की इक्वेशन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है आपको।
क्वेश्चन में अगर आपको अमाउंट ऑफ गैस दिया हुआ है तो आप ये यूज करो, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ बेटा तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पड़ेगा, सेट कर लेना कि m इक्वल्स टू kp यूज करना है या p इक्वल्स टू khx यूज करना है, दोनों यूज करना, दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं करवाऊंगा एक बार पूरा हो जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको चलिए बेटा। अब अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। क्या पढ़ते हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अगला टॉपिक बेटा है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ध्यान से सुनना बेटा, हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशंस है, सीधा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, यू राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो कुछ नहीं करना है, सीधा से लर्न करनी है आपको लिमिटेशन क्या क्या है। तो क्या कहता है हेनरी लॉ, कि जब आप हेनरी लॉ अप्लाई करोगे ना, जब आप हेनरी लॉ अप्लाई करते हो तो प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए बेटा। दूसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए बेटा। तीसरा, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए बेटा आपका, डाइल्यूट होना चाहिए जब आप हेनरी लॉ अप्लाई करते हो। और लास्ट एंड फोर्थ, नो इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट, इंटरेक्शन बड़ी होता है बेटा, नो रिएक्शन बिटवीन solute and solvent, and no dissociation or association of solute in solution। तो ध्यान से सुनना क्या है चार कंडीशन, कि जब अपन हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं बेटा उस कंडीशन के अंदर प्रेशर ज्यादा हाई नहीं हो जाना चाहिए, ज्यादा प्रेशर भी आप हाई अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आप हेनरी लॉ अप्लाई करते हो बेटा तो टेम्परेचर ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दो तो भी हेनरी लॉ से आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। थर्ड, आप जो सोल्यूशन यूज करते हो बेटा वो डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट समझ गए ना आप, उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, जब सोल्यूट कम अमाउंट में यूज करना है तभी तो डाइल्यूट होगा आपका, सॉल्वेंट ज्यादा सोल्यूट कम, उसको तो डाइल्यूट बोलते हैं। बताया क्या मैंने आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, कि जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हो बेटा वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए आपस में, ऐसे नहीं आपस में वो रिएक्ट कर ले, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। और सल्यूट के पार्टिकल जो आपने डाले हैं ना अंदर, वो ऐसा ना हो जाए कि अंदर जाके कंबाइन हो जाए पार्टिकल, सल्यूट के पार्टिकल ऐसा नहीं होगा, अंदर जाके क्या हो जाए बेटा, कंबाइन हो जाए, एसोसिएट हो जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो सल्यूट आपने डाला है अंदर जाके डिसोशिएट हो जाए, ब्रेक हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंदर जाके ना तो एसोसिएट होने चाहिए सल्यूट के पार्टिकल और ना ही डिसोशिएट होने चाहिए। ये सब कंडीशन जब फॉलो होती है बेटा तभी आपका हेनरी लॉ प्रॉपर्ली अप्लाई होता है। उसी तरह से याद करनी बेटा लिमिटेशंस को, और इसके बिना कोई मतलब नहीं है, बाकी डायरेक्टली याद करना इसको कुछ ऐसा है नहीं समझने वाली बात। ठीक है, बात क्लियर हो गई बेटा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस और अपना अगला टॉपिक जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय।